बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसके मैट्रिसेस पोर्शन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम आप सभी को 2-3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि हम किसी भी फंक्शन अगर दिया गया है कोई भी हमारे पास फंक्शन, तो उसकी सहायता से हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, इसी के बारे में हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। पिछला लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हम लोगों ने यह बात किया था कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोगों के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता था और उसे प्रूव करना था कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या बोला जाएगा कि आपके पास एक फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। चीजों को पकड़ पाए ना, चीजों को रिलेट कर पाए ना, तो अच्छी बात है। चलो अब बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अपने कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर पहले हम कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। देखो, एक चीज हमने समझा है द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बताया, जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आप सभी को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी बता चुका हूं। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, बताओ। मैं आप सभी को पिछले लेक्चर में समझाया हूं। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें कांस्टेंट की संख्या 1, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा तो उसमें कांस्टेंट की संख्या 2, अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो उसमें 3, अगर n ऑर्डर का होगा तो उसमें n नंबर ऑफ कांस्टेंट पाए जाएंगे। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखो, बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। तो यानी कि कंटेन्स वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हिच इज कॉल्ड ए पैरामीटर। अब देखो, मैं अभी तक क्या कह रहा था कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन जो अब हम कहेंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक नया नाम देने वाले हैं जिसे हम कहेंगे पैरामीटर। क्या कहेंगे? पैरामीटर। हमेशा ध्यान में रखो, जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो उसे हम कहेंगे पैरामीटर। और इफ दिस पैरामीटर टेक्स वेरियस वैल्यूज, अगर उन जो हमारे पास पैरामीटर दिया जाएगा उससे हम बार बार बदलते जाएंगे तो हमें एक फैमिली मिलेगा जो कि कर्व की ही एक फैमिली होगी, ठीक है। और वह कर्व कुछ भी हो सकता है, अभी हम इस पर भी एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे। ऑफ वन पैरामीटर, यह भी बात ध्यान में रखना, फैमिली ऑफ ए कर्व ऑफ वन पैरामीटर, यानी कि उस एक पैरामीटर का वह फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं सर्कल का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर देखो, हम द इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बात कर रहे हैं, यानी कि सर्कल का जो हमारे पास इक्वेशन होता है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास होता है वो आप सभी को पता ही होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, या फिर कई बुकों में आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर। तो चलो हमने ए स्क्वायर ही लिख दिया। ए जो होता है वो हमारे रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए की जगह पर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास एक सर्कल कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पर हमने सेंटर बना दिया और ये हमारे पास रेडियस, एक हमारे पास रेडियस है इसका, और ये सर्कल हो गया, ठीक है। अगर हम एक जहां पर 2 रखेंगे तो हमारा जो सर्कल होगा उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि अब हम नाप कर तो बना नहीं पाएंगे, तो ये सेंटर है, ये हमारे पास बड़ा हो गया। अगर हम 3 रखेंगे तो और बड़ा हमारे पास सर्कल मिलेगा। अब इतनी चीजें समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब देखो, ये हमारे पास बेसिक लेवल की चीज है, ठीक। इतनी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये फिगर आपको बनाना नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। देखो, हमें इस वीडियो में क्या बात करना है? फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस बात को समझना जो मैं इस बार बोलने वाला हूं, ध्यान से समझिए। देखो, एक चीज हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो सॉल्यूशन होगा वह किस प्रकार होगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होगा।
ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कहने वाले हैं कि जो हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया जाएगा, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। कई बार ऐसे भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी रहेगी। हर एक फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, यह बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पर हम चलो इस चीज को भी एक्सप्लेन करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, ये तो हमने बस ओवरव्यू के लिए आपको समझा दिया कि हमारे पास एक फंक्शन दिया रहेगा, उसी की सहायता से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे। लेकिन यह बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया। अब इस फंक्शन में अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या एक ही पैरामीटर पाया गया तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। कौन से ऑर्डर का होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा। यानी कि dy बाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना रहेगा। क्या करना रहेगा? dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना रहेगा। इतनी बातें समझ में आए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और उसमें केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह फर्स्ट ऑर्डर का हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। और अगर यहीं पर ही इसका जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हो गया, 2 हो गया, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास अगर 2 हुआ, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर का बन जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा और d2y अपॉन में dx स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अगर हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए तो हमें थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा? d3y अपॉन में dx क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर ऐसे ही हम करते जाएंगे, n ऑर्डर का हमारे पास फंक्शन रहा, उसमें n नंबर ऑफ कांस्टेंट रहे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे, तो हमें n ऑर्डर का, nth ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी कोई पूछ ले तो इस बात का जवाब अब आप लोग दे सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि जितने हमारे पास उस फंक्शन में कांस्टेंट रहेंगे उतने टाइम्स हम उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे उस फंक्शन को। और यह बात ध्यान में रखना कि उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे उसमें जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था फंक्शन को, उसे हम रिमूव कर देंगे, तभी जाकर जो हमारे पास नया इक्वेशन बनेगा dy बाई डी एक्स के फॉर्म में या डेरिवेटिव के फॉर्म में, ऐसा मैं कहूं, तो वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। समझे इस बात को? अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी जब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट एकदम गारंटी के साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद चलिए हम कुछ स्टेप्स को लिख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स करेंगे फॉर्मेशन के लिए, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टेप्स के बारे में, कि कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के द्वारा, ठीक है। स्टेप्स हैं वो है, पहला तो यह बात समझ लो कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा जिसे हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, जिसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे कि उसको उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। पहला स्टेप वही कहता है कि डिफरेंशिएट n टाइम्स ऑफ गिवन फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन दिया जाएगा उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उन्हें हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, जब n टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास जो लास्ट वाला डिफरेंशिएशन मिलेगा, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे? हम सभी कांस्टेंट को रिमूव ऑल n कांस्टेंट, उन सभी कांस्टेंट को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर उसकी सहायता से हम एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे जो कि nth डेरिवेटिव को कंटेन करेगा, जो कि फ्री रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, और उसके बाद वही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास करिए। अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल हम ऐसा लिख लेते हैं, फाइंड ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल, ठीक है, ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व, ऐसे लिख लो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व
ठीक है, हमारे पास एक कर्व कुछ इस प्रकार दिया गया है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है ऐसा भी कहूं, या फिर फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है। इसकी सहायता से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक एक करके अब हम समझना शुरू करते हैं। सोल्यूशन आपको लिखना है गिवन दैट, हमारे पास दिया क्या गया है, गिवन दैट ए फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। इतनी चीजें लिख चुके, अब अगले स्टेप पर हम बढ़ेंगे। डिफरेंशिएटिंग, सबसे पहले तो यह बात ध्यान दो कि इसमें कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं। तो पता चल रहा है कि a हमारे पास एक कांस्टेंट है, b हमारे पास दूसरा कांस्टेंट है। यहाँ पर वैसे एग्जाम में जब आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन तो वहां पर मेंशन भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a एक कांस्टेंट है, b दूसरा कांस्टेंट है। तो जब n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो n टाइम्स डिफरेंशिएट किए। जब हमारे पास 2 नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं तो हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। और जब हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको बेसिक लेवल हो चुकी है, बहुत आप लोगों को समझदार हो चुके हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा, which इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा a, और e टू द पावर 2x का करूंगा तो e टू द पावर 2x हो जाएगा, और 2x का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। b हमारे पास हो जाएगा, अभी साइन को छोड़ दो मैं बाद में लिखता हूं। e टू द पावर माइनस 2x का करूंगा तो e टू द पावर माइनस 2x मिल जाएगा। माइनस 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें माइनस 2 मिल जाएगा, और प्लस के जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक डिफरेंशिएशन हुआ, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। अब ये d2y अपॉन में dx स्क्वायर जो हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 और यहाँ पर मिलेगा a, और e टू द पावर 2x का जो हम करेंगे तो e टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम 2x का करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस और 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं पहले, हमारे पास b हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x का करूंगा तो e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, और माइनस 2 ऑलरेडी है तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर मिलेगा a e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर b हमने मिस कर दिया, आई थिंक, हाँ यहाँ पर हमसे b मिसिंग है, ठीक है। b e टू द पावर माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। समझने का प्रयास करना कि इस स्टेप को हमने क्यों लिखा। देखो जब हमने ये डिफरेंशिएशन किया था तो यहां पर हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, 2 कांस्टेंट हैं, लेकिन एक बात नोटिस करो कि यहां से जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिमूव नहीं हो पाए हैं। क्या नहीं हो पाया है, हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वह रिमूव नहीं हो पाया है, तो उसे हमें रिमूव करना है। तो उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसी फंक्शन की सहायता से। ये जो हमारे पास इक्वेशंस बने हैं इन्हीं इक्वेशंस की सहायता से इसे हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया। जब 4 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो बचा है उसे हमने लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखो तो a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x जो लिखा गया है वही तो y लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे एक इक्वेशन बना लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए, फ्रॉम यहाँ पर फॉर्म मैंने लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से जो हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, which इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है 4y, ठीक है। कुछ मिसिंग तो होना नहीं चाहिए, हमने डिफरेंशिएशन सही किया है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं तो o और ये हमारे पास बन गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। और यही ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास लिखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतनी बार हमने डिफरेंशिएट करते हुए उतने ऑर्डर का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर लिया। और इसमें ध्यान से देखो तो हमारे पास a और b जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो उससे भी यह फ्री है, यानी कि हमने उसे रिमूव भी कर दिया। और यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें x भी कहीं नहीं लिखा गया है, वैसे x मिल जाएगा आप सभी को, ऐसी बात नहीं है, x मिलने के चांसेस भी रहेंगे, x को रिमूव करने के चक्कर में मत पड़िएगा, यह बात ध्यान में रखिए, हमेशा केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ही रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने लिख दिया।
और यही हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक दो और एग्जांपल्स पर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद चलिए एक और एग्जांपल की सहायता से हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। क्या बोला जाता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि हमारे पास यहां पर फंक्शन को डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, बल्कि उसका स्टेटमेंट बोल दिया गया है। यानी कि हमें क्या पता करना है सबसे पहले तो कि हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व है वह किसका है। तो यहां पर बोला गया है कि ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं द फैमिली ऑफ, ठीक है, द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट, ठीक है, ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें पहले फंक्शन पता करना पड़ेगा। तो इसका जो इक्वेशन होता है आप सभी को पता होना चाहिए। अगर कोई भी लाइन हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ओरिजिन से क्रॉस करता है तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वह होता है y = mx। अगर वह कहीं पर इंटरसेप्ट करता तो y = mx + c हो जाता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में दिए जाएंगे। हो सकता है आप सभी को यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया जाए, यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर इस ध्यान से देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, केवल एक ही है। ठीक है, तो इससे हमें कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, एक ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। कितने टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये यहीं से लॉजिक क्लियर हो चुका है कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें dy/dx मिलेगा, which is equal to m हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर dy/dx is equal to m जब हमें मिला तो m तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हमें रिमूव करना है और दोबारा हमें डिफरेंशिएशन भी नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही नंबर ऑफ कांस्टेंट है। तो इसलिए एक ही बार हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक ही बार डिफरेंशिएट किए तो हमें इतना मिल चुका है। अब इन्हीं दोनों की सहायता से m को रिमूव करना है। तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एक काम करते हैं, y/mx is equal to m मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट यह लिख सकते हैं कि हमारे पास मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट m is equal to y/x। ठीक है, कॉपी भरने के लिए ऐसे बहुत सारे लाइंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देन तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा y/x मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, x से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारे पास y बच रहा है उसे भी हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पर इतना हो गया। या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा, तो ये भी सही है और ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, यानी कि क्या बात पता चल रही है इन दोनों एग्जाम्पल से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सभी के बुक में दिए गए हैं, उन्हें करते रहिए, सॉल्व करिए। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जो हम केवल पढ़ते हैं वो हमें केवल 10% याद होता है, लेकिन जो चीजें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, ये तब हमारे पास 90% चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो उतना ही आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया हो। यह बात ध्यान में रखिएगा, हम आप सभी को ऑलरेडी केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, 1-2 यूनिट बचा है, उसे भी हम कंप्लीट करा देंगे आप सभी के एग्जाम आने से पहले। तो उन लेक्चर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सभी को सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।